नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के पार्ट 2 उपभोक्ता के व्यवहार एवं सिद्धांत के उपभोक्ता के बजट नामक टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्व रखते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को हल इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करने का इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 रुपये तथा 5 रुपये है। उपभोक्ता की आय 20 रुपये है। तो इस दी हुई स्थिति में यहाँ पर इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं। पहले हम लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है। P1 पहली वस्तु की कीमत कितनी है, 4 रुपये, और P2 दूसरी वस्तु की कीमत कितनी है, 5 रुपये, और उपभोक्ता की आय को M से डिनोट करते हैं। आय बराबर कितनी है, 20 रुपये। तो इसके आधार पर यहाँ पर बजट रेखा के समीकरण को लिखिए। तो बजट रेखा का जो समीकरण होता है P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर M। अब यहाँ पर इसमें से जिन चीज़ों की P1 क्या है, पहली वस्तु की कीमत, और x1 पहली वस्तु की मात्रा, प्लस P2 दूसरी वस्तु की कीमत, x2 दूसरी वस्तु की मात्रा, इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, आय के बराबर। तो इसमें से जिन चीज़ों की वैल्यू दी हुई है उसको हम इसमें रखते हैं। P1 क्या है, कितना है, 4 रुपये, वस्तु की मात्रा नहीं है। P2 कितना है, 5 रुपये, वस्तु की मात्रा नहीं है, और आय कितनी है, 20 रुपये। तो छात्रों, ये इस कीमत और आय के आधार पर बजट रेखा का समीकरण हुआ। दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता यदि अपनी संपूर्ण आय वस्तु 1 पर व्यय कर दे तो वह उसकी कितनी मात्रा का उपभोग कर सकता है। ये पहला प्रश्न था। दूसरा है, अब संपूर्ण आय, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, प्लस P2 x2 बराबर M। इसमें से छात्रों उपभोक्ता जो P2 की कीमत कितनी है, 5 रुपये, इसमें ये कोई भी वस्तु क्रय नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी इस पे राशि व्यय नहीं कर रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हमें क्या पता करना है, P1 x1 बराबर M, यानी इस आय को पूरा इस पर वो व्यय करता है तो कितनी इकाई का उपभोग कर पाता है। तो इसमें से हमारे पास क्या है, P1 कितना है, 4, x1 नहीं है, और M 20। तो अब हमें x1 की वैल्यू निकालनी है इसके आधार पर। तो x1 बराबर 20/4 कितना हुआ, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो 5। यानी कि यदि पूरी आय वो वस्तु 1 पर व्यय कर देता है तो 5 इकाई का उपभोग कर पाता है। इसी आधार पे तीसरा प्रश्न है, यदि वो अपनी संपूर्ण आय वस्तु 2 पर व्यय कर दे तो वो उसकी कितनी मात्रा का उपभोग कर सकता है। तो अब इसमें से हम ले लेते हैं पूरी आय वो किस पर व्यय कर रहा है, P2 x2 बराबर M। तो इसके आधार पर P2 हमारे पास कितना है, 5 रुपये दिया हुआ है। x2 की कोई मात्रा नहीं दी है जिसे हमें कि निकालना है। तो x2 बराबर 20/5, 20 से 5 को हम डिवाइड करते हैं तो कितना आया, 4। यानी कि वो अगर 20 रुपये पूरे x2 इकाई पर व्यय कर देता है तो 5 रुपये के आधार पर, 5 रुपये कीमत पर वो 4 इकाई का उपभोग कर सकता है। चौथा प्रश्न है, बजट रेखा की प्रवणता क्या है। इस कीमत और इस आय पर बजट रेखा की प्रवणता का फार्मूला P1/P2। तो P1 कितना है, प्राइस ऑफ पहली वस्तु की कीमत कितनी है, 4 रुपये, और दूसरी वस्तु की P2 कितना है, 5। 5 से 4 को डिवाइड करते हैं हम तो 0.8 आता है। तो बजट रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल कितना है, 4/5। यदि उपभोक्ता की आय बढ़कर 40 रुपये हो जाती है किंतु कीमत अपरिवर्तित रहती है तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा। तो पहला जो हमारा 4 रुपये और 5 रुपये आय के आधार पे हम समीकरण हमारा क्या था, 4x1 प्लस 5x
टू बराबर 20 रुपये, यानी 4 रुपये कीमत पहली वस्तु की, 5 रुपये कीमत दूसरी वस्तु, 20 रुपये के आधार पर वो खरीदता है। अब यहाँ पर 4 से 5 में 20 से भाग दिया तो 5 आया, 5 इकाई उपभोग कर रहा है, और 5 से पूरा व्यय कर रहा है तो 4 इकाई का उपभोग कर सकता है। यहाँ पर आय बढ़कर कितनी हो गई है? 40 रुपये, और कीमत दोनों वस्तुओं की उतनी ही है। तो जब दोनों की कीमत इतनी है और आय बढ़ गई तो जाहिर सी है कि 4 से दाम 40, पहली वस्तु की 10 इकाई का उपभोग कर सकता है पूरी व्यय करने पर, और दूसरी वस्तु की 8 वस्तु का, यानी कि दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा का उपभोग आय बढ़ने पर कर पाता है अगर कीमत उसकी क्या है? स्थिर है। तो ये पहले बजट रेखा, यहाँ पर पूछा गया बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा, तो छात्रों ये पूर्व की बजट रेखा है। आय बढ़ने पर वो अधिक इकाइयों का उपभोग कर पाता है तो बजट रेखा में बदलाव हो जाएगा, यानी कि बजट रेखा दाईं ओर खिसक जाएगी, दाईं ओर खिसक जाएगी। प्रश्न नंबर 6, यदि वस्तु 2 की कीमत में 1 रुपये की गिरावट आ जाए परंतु वस्तु 1 की कीमत तथा उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित है तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन आएगा? तो पहले हम देखते हैं, पहले वस्तु की कीमत क्या है? 5x2 बराबर 20 रुपये। अब पहली वस्तु की कीमत उतनी ही है और दूसरी वस्तु की कीमत 1 रुपये घट जाती है और आय भी उतनी है। तो दूसरी वस्तु पर जब पूरा व्यय कर रहा था तो उसकी कितनी मात्रा पहले क्रय कर पाता था, उपभोग कर पाता था? 4। अब उसकी कीमत अगर घट गई है तो दूसरी वस्तु की वो 4 पंचे 20, अब 5 इकाई का उपभोग कर सकता है और पहली वस्तु की वही इकाई का उपभोग कर रहा है, यानी कि दूसरी वस्तु की कीमत घटने पर, कीमत कम होने पर उपभोक्ता उसकी अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बजट रेखा, तो इसके आधार पर बजट रेखा में क्या परिवर्तन होगा? ये पूर्व की बजट रेखा है, वस्तु 2 की इकाई में कमी होने पर बजट रेखा, दूसरी वस्तु की जो रेखा है वो बदल जाएगी और पहली वस्तु की जो है इस बिंदु वही रहेगा क्योंकि उसकी कीमत उतनी है। तो दूसरी वस्तु की कीमत में कमी आने पर बजट रेखा में परिवर्तन कैसा होगा? ये ऊर्ध्वाकार अक्ष पर ऊपर की तरफ वक्र में बदलाव होगा, इस तरफ ऊपर की तरफ। प्रश्न नंबर 7, यदि कीमतें और उपभोक्ता की आय दोनों दुगनी हो जाए तो बजट सेट कैसा रहेगा? इसको हम देखते हैं छात्रों। ये पूर्व की कीमत है वस्तु की और आय, अब दोनों दुगनी हो जाए तो ये 4 की कितनी हो गई? पहली वस्तु की कीमत 8 हो गई और दूसरी की कितनी हो गई? 10 हो गई, और आय भी बढ़कर कितनी हो गई? 40 हो गई। तो अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि उपभोक्ता का बजट सेट कैसा रहेगा। 4 के जब आय 20 रुपये है तो पहली वस्तु की 5 इकाई और दूसरी वस्तु की वो 4 इकाई का उपभोग करता है, कि आय दुगनी हो गई और कीमत भी दुगनी हो गई। तो उस स्थिति में भी पहली वस्तु की वो 5 इकाई और दूसरी वस्तु की 4 इकाई का ही उपभोग कर पाता है। तो कीमत और आय जब दोनों दुगनी हो जाती है, कीमत और आय दुगनी होने पर बजट सेट कैसा रहेगा? छात्रों बजट सेट वही है ना, पहली इसमें भी पहली जो वस्तु है उसकी 5 इकाई का उपभोग कर पाता है और दुगनी होने पर उसकी 5 इकाई का ही उपभोग कर पाता है, और दोनों दूसरी वस्तु की वो 8 इकाई दोनों ही स्थितियों में कर पाता है। तो होने पर बजट सेट कैसा रहेगा? पूर्वत की भांति, यानी बजट सेट समान रहेगा। प्रश्न नंबर 8, मान लीजिए कोई उपभोक्ता अपनी पूरी आय को व्यय करके वस्तु 1 की 6 इकाई तथा वस्तु 2 की 8 इकाइयाँ खरीद सकता है, तो दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 6 रुपये तथा 8 रुपये है। उपभोक्ता की आय कितनी है? इस प्रश्न में हमें उपभोक्ता की कीमत और वस्तु की मात्रा दी हुई है, आय पता करनी है। वस्तु 1 की कीमत कितनी है? 6 रुपये, और मात्रा कितनी वो खरीद रहा है? 6 इकाई। वस्तु 2 की कीमत कितनी है? 8 रुपये, और मात्रा कितनी खरीद रहा है? 8 इकाई। तो इसको हम समीकरण के आधार पर आय प्राप्त करते हैं। P1 x1 प्लस P2 x2
बराबर किसके होना चाहिए, m के बराबर। P1 हमारे पास दिया हुआ है 6 गुणे 6 प्लस P2 कितना है 8 और वस्तु की मात्रा कितनी है वो भी 8 है। अब इसके आधार पर m हमें निकालना है, तो इसको 6 छंग 36 प्लस 8 अठाई 16 बराबर 8 अठाई 64, 6 4 10 और 6 1 7 3 10। m बराबर कितना हुआ 100 रुपये। यानी कि उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं की मात्रा और इकाई जो खरीद रहा है और जो रुपए व्यय कर रहा है उसके आधार पर उसके पास कितने रुपए हैं, उपभोक्ता के पास 100 रुपये हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मान लीजिए उपभोक्ता दो ऐसी वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है जो केवल पूर्णांक इकाइयों में उपलब्ध है। दोनों वस्तुओं की कीमत 10 रुपये के बराबर है, तो उपभोक्ता की आय 40 रुपये है। इस आधार पर उपभोक्ता यानी 40 रुपये आय से दो वस्तुएं जो हैं अलग अलग दो वस्तुएं जिनकी कीमत 10-10 रुपये ही है, तो वो कितने बंडल दोनों वस्तुओं को खरीद सकता है। तो सबसे पहले तो पहली स्थिति कौन सी होगी छात्रों, दोनों वस्तुओं की वो कोई इकाई नहीं खरीद रहा है जो कि शून्य है। अब हम आते हैं पहली वस्तु की, वो मात्रा खरीद रहा है 1, दूसरी वस्तु की कोई मात्रा नहीं खरीद रहा है। पहली वस्तु की 2 इकाई और दूसरी वस्तु की कोई नहीं, पहली वस्तु की 3 इकाई, दूसरी वस्तु की कोई नहीं, और फिर यहाँ पे पहली वस्तु की 4 इकाई खरीद रहा है और दूसरी वस्तु की कोई नहीं है। यहाँ पर उसके पूरे 40 रुपये व्यय हो जाते हैं। अब हम दूसरी वस्तु की स्थिति में आते हैं। पहली वस्तु की कोई इकाई नहीं है, दूसरी वस्तु की 2 इकाई, पहली वस्तु की कोई इकाई नहीं और दूसरी वस्तु की 3 इकाई, पहली वस्तु की कोई इकाई नहीं और दूसरी वस्तु की 4 इकाई। यहाँ पर उसके पूरे 40 रुपये व्यय हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे छात्रों, जब 40 रुपये व्यय होने के पूर्व के जो बंडल हैं, बंडल समूह हैं, उन पे उपभोक्ता की राशि बच भी जाती है। जैसे यहाँ पर 3 इकाई खरीदा है तो 10 के मान से 30 रुपये व्यय होते हैं, 10 रुपये उसके शेष हो जाते हैं। ये स्थितियाँ भी उपभोक्ता की बजट रेखा के अंदर आती हैं। ये बंडल उसको उसकी आय में उपलब्ध है। इसके बाद हम आते हैं दोनों वस्तुओं की वो एक इकाई का प्राप्त कर रहा है। फिर पहली वस्तु की 2 इकाई और दूसरी वस्तु की 1 इकाई वो खरीद रहा है। पहली वस्तु की वो 3 इकाई और दूसरी वस्तु की 1 इकाई खरीदता है। यहाँ पर उसके पूरे 40 रुपये व्यय हो जाते हैं। फिर पहली वस्तु की वो 1 इकाई और दूसरी वस्तु की 2 इकाई, फिर यहाँ पर दोनों की वो 2 इकाई कर रहा है। यहाँ पर भी उसके 40 रुपये व्यय हो जाते हैं पूरे। पहली वस्तु की 1 इकाई और दूसरी वस्तु की 3 इकाई, यहाँ पर भी उसके पूरे 40 रुपये व्यय हो जाते हैं। छात्रों, ये वो सीमा है जहाँ पर उसके पूरे 40 रुपये व्यय होते हैं और उसके पूर्व की जो बंडल समूह है उस बंडल समूहों पर वो उपभोक्ता की जो पूरी आय है उससे कम में उसको वो क्रय करता है और राशि उसकी शेष बच जाती है। अब दूसरा प्रश्न है, जो बंडल उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हैं उनमें से वो कौन से हैं जिस पर 40 रुपये व्यय हो जाते हैं। तो वो हम इसमें से देख रहे हैं। पहला बंडल है 0-4 का, दूसरा बंडल है 1-3 का, फिर तीसरा बंडल है 2-2 का, चौथा बंडल है 3-1 का और पांचवा बंडल है 4-0 का। यानी ये वो बंडल हैं जिसमें दोनों वस्तुओं की इतनी मात्रा खरीदने पर उसके 40 रुपये व्यय हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, यदि उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट हैं तो क्या वो बंडल 10-8 और 8-6 के बीच तटस्थ हो सकता है। तो पहले अधिमान एकदिष्ट का मतलब होता है उपभोक्ता अधिक इकाई वाले बंडलों को कम इकाई वाले बंडल की अपेक्षा ज़्यादा पसंद करता है। तो यहाँ पर वो उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट है, यानी कि वो अधिक इकाई वाले बंडल को ज़्यादा पसंद करता है। तो वो इन दोनों, तो 10-8 जो बंडल है, ये बंडल में दोनों वस्तुओं की मात्रा 8-6 वाले बंडल की अपेक्षा अधिक है। तो इस कारण से, चूंकि उसके अधिमान एकदिष्ट हैं, इस कारण से इन दोनों के बीच वो तटस्थ नहीं होगा। वो 10-8 को 8-6 से ज़्यादा प्राथमिकता देगा। प्रश्न नंबर 12 है, मान लीजिए एक उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट हैं
तो बंडल 10 10 10 9 तथा 9 9 पर उसके अधिमान से ईडीकरण के विषय में आप क्या बता सकते हैं? अधिमान एकदिष्ट यानी ज़्यादा वाले को वो प्राथमिकता देता है, तो 10 10 को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है 10 9 से, और 10 9 को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है 9 9 से। तो पहला स्थान इसको देगा, दूसरा इसको और तीसरा उसको, ये प्राथमिकता के उसके क्रम होंगे। फिर प्रश्न नंबर 13 है, मान लीजिए आपका मित्र बंडल 5 6 तथा 6 6 के बीच तटस्थ है, क्या आपके मित्र के अधिमान एकदिष्ट हैं? तटस्थ का मतलब छात्रों दोनों वस्तुओं को वो मतलब समान महत्व दे रहा है, यानी कि चाहे वो कम इकाई वाला खरीदे चाहे वो ज़्यादा वाला खरीदे, मतलब वो दोनों में से कुछ भी खरीद सकता है। तो इस प्रकार से जब वो इन दोनों के प्रति तटस्थ है तो दोनों को तटस्थ होने में क्या होता है, दोनों को समान महत्व दे रहा है, दोनों को समान महत्व देता है। इस कारण उसके अधिमान एकदिष्ट नहीं हैं, अतः उसके अधिमान एकदिष्ट नहीं है। तो छात्रों ये हमारे उपभोक्ता के बजट से संबंधित कुछ प्रश्न थे जिनका हल हमने आपको बताया। अगली सीरीज में मिलते हैं आपसे। नमस्कार छात्रों।